जय हिंद दोस्तों। क्रिकेट में कहा जाता है कि जब आपका लक चल रहा हो, मतलब जब आपका फॉर्म आपका साथ दे रहा हो, तब आप जहां बल्ला घुमाएंगे बॉल वहीं टप्पा खाएगी। तो आपका जो लपेटा है वो लपेटा भी नहीं लगेगा। लेकिन जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, आप जब आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा होता, तो आप चाहे बॉल को देख के भी बल्ला घुमा लें, बॉल आपकी छूटेगी ही सही। ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब आपका वक्त चल रहा होता है, तब आप चाहे कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, वो सब चीज़ें सही बैठती हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, नहीं। वो सब बातें कुछ ऐसी टाइमिंग से निकलती हैं कि वो सभी एक माहौल में ढल जाती हैं और चीज़ें फिट कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह के गए कि भैया अब तुम्हारा वक्त कितना ही अच्छा चल रहा हो, जो भी कहो सोच समझ के कहो, क्योंकि कर्मा बहुत बुरी चीज़ होती है। अच्छे वक्त में नहीं, लेकिन बुरे वक्त में तुम्हारी बुराई का हिसाब चुकाने के लिए पलट के ज़रूर आता है। ऐसा ये भी कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में संजय राउत के साथ। संजय राउत जो कि मशहूर है सोशल मीडिया पे अपनी तीखी टिप्पणी के लिए, रह सहकर वो किसी ना किसी बात के ऊपर कुछ ना कुछ तीखी टिप्पणी करते रहते हैं, विपक्ष को घेरने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। सामना में ये लिखने से बिल्कुल बाज नहीं आते, कुछ ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो शायद लोगों से गले से नीचे भी ना उतरे, और गाली गलौज करने में तो ये माहिर हैं ही। हम लोग पिछले कुछ समय में कई बार देख चुके हैं। सफाई के नाम पे जब इनसे पूछी जाती हैं चीज़ें, तो ये सफाई देने से ही मना कर देते हैं, उल्टा लोगों को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इनको कटघरे में खड़ा करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरीके से समय ने करवट बदली है, उससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि भैया बुरा समय कभी बता के नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। धनंजय मुंडे के खिलाफ आरोप साबित हो गए। इनके ही नेता जो है नवाब मलिक साहब, जिनका कि एक वो जो वीडियो था वो भी वायरल हुआ था। तो नवाब मलिक साहब के जो दामाद हैं समीर खान, पिछले कुछ दिनों में उनको एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी वही जो ड्रग्स के केस में सारे मामले देखती है, उसने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरीके से इनके पार्टी के ही लोग घिरते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के सामने आई थी, वो थी इनकी वाइफ को लेकर, इनकी धर्मपत्नी को लेकर, जिनके के ऊपर पीएमसी बैंक के कुछ घोटालों में इनके ट्रांजैक्शंस और नाम सामने आया, जिसके कारण से कि इनके ऊपर शक की सुई जाके बैठ गई ईडी की। तो ईडी ने इनको भाई 2-1-3 बार समन भी भेजा, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया कि तबीयत खराब है और कुछ ऐसा है। तो संजय राउत जो थे देर सवेर इस चीज़ को लेकर सफाई देते हुए नजर भी आए कि भैया वो पूरी तरीके से कानून व्यवस्था का साथ देना चाहते हैं, और ऐसा वैसा करके उन्होंने कई सारी बातें भी करी। लेकिन इन्हीं सब बातों के बीच में हमको ये भी बातें याद रखनी होगी कि जब इनका फॉर्म था, जब इनका लक साथ दे रहा था, इन्होंने किस तरह के बयान दिए। तब इन्होंने ये भी कहा था कि मैं तो नंगा हूँ और नंगे से पंगा बहुत भारी पड़ेगा, मैं शिव सैनिक हूँ और सबका बाप हूँ। इस तरह की बातें इन्होंने कही थी। और सीधी सी बात है, जब आप ऐसी बातें कहते हैं तब जो आपके फॉलोअर्स होते हैं उनको सुन के बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि नहीं यार, हमारे लीडर में तो दम है, वो सबसे बिल्कुल छाती ठोक के लड़ सकता है। तो वो लोग भी बिल्कुल आपके पीछे हनुमान जी तो कहना गलत हो जाएगा, आपके पीछे बिल्कुल चमचों की तरह, कुछ पार्टी में होते हैं ना चमचे, उन चमचों की तरह बिल्कुल आपके पीछे 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 चलने लगते हैं। ये भी नहीं सोचते कि आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन जब समय की धारा पलटती है, तब वही लोग आपको कटघरे में खड़ा करने में भी नहीं चूकते और आपसे ही सवाल करते हैं कि भाई मालिक, आपने तो ऐसा ऐसा कहा था, अब आप दुम दबा के क्यों बैठे हुए हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि भाई मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि दुम दबा के क्यों बैठे हुए हो, तो इसीलिए क्योंकि जो व्यक्ति सोशल मीडिया पे इतना मुखर होकर हर एक चीज़ का जवाब दिया करता था, वो आजकल शांत बैठ गया है। और सोशल मीडिया के गलियारों में ये आवाज़ उठना शुरू हो गई है कि भाई आखिर ये संजय राउत जी गए कहाँ हैं। सभी लोग उनको बहुत मिस कर रहे हैं, उनकी जो बेबाक टिप्पणियाँ होती थी उनको मिस कर रहे हैं। संजय राउत जी दरअसल कुछ समय में कुछ ना कुछ ऐसी बात कर दिया करते थे जिससे कि कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा हो ही जाया करता था, जो कि आजकल नहीं हो रहा है। लोग इसलिए परेशान हैं, मीडिया कर्मी परेशान है कि भैया ये इंसान आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। सबको चिंता लगी हुई है, इसीलिए सभी लोग पूछ फर्क भी कर रहे हैं कि भैया आखिर संजय राउत जी जो हैं वो गायब कहाँ हो गए। और सोशल मीडिया पे इसको लेकर कई सारे चुटकुले भी शेयर किए जा रहे हैं, पर इस तरह के संगीन व्यक्ति के बारे में मैं किसी प्रकार के चुटकुले को यहाँ शेयर नहीं करने वाला हूँ। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि सामना में छुप के अगर वो कुछ चीज़ें लिख रहे हैं तो वो क्या लिख रहे हैं। क्योंकि अगर आप अभी भी कुछ चीज़ें लिखना जारी रखे हुए हैं, तो ये आपकी हमें मानसिकता बताएगा कि आप किस तरह की मानसिकता के साथ अभी भी अपना समय काट रहे हैं। तो मुद्दा यहाँ पे आ जाता है कि आखिर सामना में लिखा क्या जा रहा है। तो सामना में जो मेन टॉपिक्स आजकल कवर किए जा रहे हैं वो है मोदी, एनडीए, किसान, ट्रम्प। बस ये कुछ एक मेन टॉपिक्स है जिनको लेकर बात की जा रही है। मोदी जी को लेकर बात की जा रही है कि भैया मोदी जी अब विदेश दौरों पे क्यों नहीं जा रहे हैं, अब ये लोग किस तरीके से किसान आंदोलन को हैंडल कर रहे हैं। ये और कुछ नहीं होता तो एनडीए की नीतियों के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं। खुद की सरकार में, खुद के क्षेत्र में, खुद के लोगों के बीच में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, किस तरीके से वहाँ की समस्याओं को टैकल किया जा रहा है, किस तरह से वहाँ बर्ड फ्लू को टैकल किया जा रहा है, किस तरीके से वहाँ
कोविड को टैकल किया जा रहा है, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ना इस बारे में कोई बात कर रहे हैं कि भैया वैक्सीन आ चुकी है, अब सब चीज़ें सुधरना शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे, नहीं। बस एक नेगेटिविटी का दामन जो है ये ओढ़ के बैठे हुए हैं और उसी चीज़ को बार 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 लगातार रिपीट करते रहते हैं। कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ बुरा मत बोलो, यही बड़े बुजुर्ग कह के गए, लेकिन कई लोग हैं जो इस बात को मानते नहीं। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले के ऊपर उन्होंने उंगली उठा दी कि भैया जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी, हालांकि उस चीज़ से मैं भी एग्री करता हूँ कि कमेटी में थोड़ा बहुत वहाँ पे एक आध व्यक्ति तो ऐसा होता जो फार्म बिल का विरोध कर रहा होता, पर ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके फैसले का विरोध करना वहाँ की अवहेलना कहलाती। तो भैया वो तो हम नहीं करेंगे, हम ना इतने बड़े रसूखोर व्यक्ति हैं कि ये चीज़ हम करें। लेकिन हाँ, संजय राउत जी कर रहे हैं तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई सारे फैसलों के ऊपर भी इस तरह से तीखी टिप्पणी करी। दूसरा, इन्होंने ट्रंप के शासन में जो कैपिटल में जो अभी हिंसा हुई उसको लेकर भी इन्होंने मोदी जी का नाम घुसा दिया कि भैया जो चीज़ें हुई हैं वो मोदी के कारण हुई हैं और आने वाले समय में ये हम चीज़ें बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सभी चीज़ें भारत में भी हमें देखने को मिले। मतलब और कुछ होना हो, किसी एक इंसान से आप इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होकर बैठे हैं, घूम फिर के आपके दिमाग में बस वही चीज़ घुसी रहती है, तो ये सरासर गलत है। लेकिन बस बात फिर वही घूम फिर के आ जाती है कि भाई आखिर आप कर क्या सकते हो, क्योंकि संजय राउत जी जैसे ओहदे वाला इंसान अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो भाई 2 मिनट के लिए ही सही, पर आप सोचोगे तो सही, हो सकता है कुछ सीरियस हो, लेकिन जब आप अपने 2 मिनट खर्च करने के बाद उस बात को समझोगे कि इस बात में कोई सीरियसनेस ही नहीं है, तब आपके साथ एक धोखा होगा। और वही दौर अभी संजय राउत जी का चल रहा है कि भाई कुछ भी सही नहीं जा रहा। जैसे कि बौखलाए हुए से तो वो हैं ही, और बौखलाए होने का उनका कारण भी बहुत सीधे साधा सटीक है कि जो पीएमसी घोटाले में उनकी वाइफ का नाम सामने आया है, ईडी ने जिस प्रकार से उन्हें बार बार समन भेजे और ये बार बार क्लैरिफिकेशन देते रहे कि भैया इस बार क्यों नहीं आ सकते, अब क्यों नहीं आ सकते। और सबसे बड़ी बात, जो प्रवीण रावत जी की वीवी के साथ जो ट्रांजैक्शंस निकल के सामने आया, उससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि भैया यहाँ पे दाल में काला कुछ ज़रूर है। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा के केस में भी हमने देखा था, कई सारी बेनामी संपत्ति की बात हुई थी। हालांकि अब मोदी सरकार जो है बेनामी संपत्ति के लिए कानून लेके आ गई है, और ऐसे में अब उन नेताओं के गले की ये हड्डी बन चुकी है जो लोग अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले, अपने ड्राइवर, अपने नौकरों के नाम पे तक संपत्ति लेके रख लेते थे और उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई हो नहीं पाती थी। लेकिन अब जबकि कानून नए आ चुके हैं, संशोधन अच्छे अच्छे हो चुके हैं, तो ऐसे में अब ये डर किसी को भी सताना लाजमी है भाई कि हमारा नाम कहीं घूम फिर के ना आ जाए। क्योंकि अगर अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ईडी एक नोटिस भी भेज देता संजय राउत के लिए, तो वो उनके लिए प्लस उनकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। क्योंकि देखिए, संजय राउत जी जो है पिछले कुछ समय में शरद पवार जी से मदद की गुहार लगा चुके हैं, अपनी पार्टी से मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई ठोस जवाब मिला नहीं है। और ऐसे में क्या होता है, जब आपको ठोस जवाब नहीं मिलता तो अब आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर में क्या करूं, कहाँ जाऊं, जिस कंडीशन को हम कहते हैं खिसियाई बिल्ली खंबा नोच। तो वैसा ही कुछ अभी संजय राउत जी के साथ भी चल रहा है और वो सामना में लिख लिख कर अपना फ्रस्ट्रेशन जो है जाहिर कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में जो ये घोटाले चल रहे हैं, इनडायरेक्टली यहाँ पे सवाल और उंगली उठ रही है संजय राउत जी के लिए। भले ही वो कितना ही कह लें कि भाई सब चीज़ें पाक साफ हैं, हम कानून की इज्जत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि देखिए अगर आप किसी चीज़ में साफ़ होते हो तो आप बिल्कुल छाती ठोक के बोलते हो कि भाई मैं सही हूँ, लेकिन जहाँ आपकी दाढ़ी में थोड़ा बहुत भी तिनका होता है वहाँ पे आप थोड़ा सा वक्त लेने की कोशिश करते हो, समय खरीदने की कोशिश करते हो, जिससे कि आप अपने फैलाए हुए रायते को उनकी पीठ पीछे समेट सको। और अगर आप जहाँ ऐसा करने पहुँचे वहाँ पे समस्या हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अशोक गहलोत को ले लीजिए आप, इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा का भी ऐसे ही कुछ सीन निकल के सामने आया था। तो वही चीज़ है। और एक समय पे तो देखिए संजय राउत जी खुद कह रहे थे कि भैया मैं 121 बीजेपी के लोगों की लिस्ट ईडी को सौंपूंगा, जिसकी जांच करने में ईडी को करीब 5 से 6 साल लग जाएंगे और न जाने कितने लोग देश छोड़ के भाग जाएंगे। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि ईडी को इनकी खुद की जाँच करने में मात्र 5 महीने का समय लगा, और फिर उसके बाद सारा कत्था चिट्ठा जब खुल के सामने आया तो जवाब देने को किसके पास नहीं है, ये सब चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो चुकी हैं। और एक समय पे तो इनके ही समर्थकों ने भैया ईडी के कार्यालय के बाहर जाकर ये पोस्टर तक चिपका दिया था कि भाजपा का कार्यालय है ये। मतलब इस तरह की चीज़ें जब आप अपने फॉर्म वाले समय पे कर देते हो, तो जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हो ना, तो उतनी ही ज़्यादा उंगलियां आपके खेलने के तरीके पे भी उठने लगती है। और वही कुछ चीज़ें हो रही हैं अभी संजय राउत जी के साथ, क्योंकि अभी उनके साथ में कोई खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस तरह से चीज़ें राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं कि इनको कुछ एक बड़ा अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो और ज़्यादा चिंताजनक है इनके लिए। लेकिन ठीक है, ये सब चीज़ें तो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें चलेंगी नहीं तो चुनावी राजनीति जब आती है तब लोगों के पास मुद्दों की कमी एकदम पड़ जाती है। बहरहाल ये सब चीज़ें जो है अपनी जगह पे चलती रहेंगी। देखना बस ये होगा कि क्या संजय राउत जी जल्दी ही सोशल मीडिया पर दोबारा एक्टिव होते हैं,
क्योंकि सोशल मीडिया उनके लिए भी एक ऐसा हथियार बन चुका है कि वो अपनी बात को अलग अलग लोगों तक पहुंचाने का काम उसके ही थ्रू करने लगे। देखना होगा कि आने वाले समय में संजय राउत जो है वो किस तरह का कदम उठाते हैं और किस तरह से अपने आलोचकों को कड़ा जवाब देते हैं। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।